हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से ही यूपीएससी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, राइट। तो बेसिकली वो लोग जिनका अभी ऑप्शनल जिन्होंने चूज़ किया है, राइट, कि सोशियोलॉजी के लिए वो सोच रहे हैं कि मुझे चूज़ करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि बेसिक अगर आप जैसे अभी तक आपको कुछ नहीं पता है सोशियो के बारे में, आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो उनके लिए भी मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा। और जो लोगों ने पढ़ाई कर ली है, जो लोगों का थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो चुका है, उनके रिगार्डिंग भी मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा, तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो आपने अगर सोशियोलॉजी की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं है ठीक, तो उसके लिए आप क्या करना, सबसे पहले बेसिक्स के लिए कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख लेना, जिससे आपको थोड़ा सा सोशियो के बारे में पता हो कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद क्या है कि जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, कि इसमें जैसे सबसे पहला है कि नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट क्या क्या है, ओरिजिन क्या है, रिसर्च मेथोलॉजी कौन कौन सी होती है, जो थिंकर्स दिए हुए हैं सिलेबस में, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, ये सारे, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता है तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो बेसिक थोड़ा सा कवर कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई भी वीडियो देख लेना। स्लीपी क्लासेस से मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने स्लीपी क्लासेस की देखी थी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक थिंकर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी अगर नॉलेज है तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा, ओके। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, मैं आपको 2024 का पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। इस साल का जो पेपर आया अभी लेटेस्ट, उससे हम देखेंगे कि पहले पेपर कैसा आता है, क्या चीज़ें हैं, उसी हिसाब से हमारी अप्रोच पूरी डिसाइड होगी, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ ऑप्शनल का, राइट। तो ये देखो, मैंने ये 2024 का ये पेपर ओपन किया हुआ है, ये सोशियोलॉजी का पेपर है 2024 का, ठीक है, इस साल का। तो इसका ये मैं इस पेपर में सिर्फ पेपर 1 डिस्कस करूँगा, और सेम ही पैटर्न पे आपका पेपर 2 भी होगा, ठीक है। तो मैं पेपर 1 आपको बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपका पेपर 2 भी होगा, ओके। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पेपर दिखाता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से वो पीवाईक्यू से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा ये समझो आप पैटर्न को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसका जो हमारा मेन टॉपिक है ना, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ विद अदर सोशल साइंस, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें देखो क्या लिखा है, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। अब नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी के लिए देखो, अब यहाँ ये क्वेश्चन देखो पहले भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो आप, सोशियो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना कि डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिलेटेड टू द अदर सोशल साइंसेस, ये पहले पूछा हो गया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ ग्रोविंग मल्टी डिसिप्लिनरी हाउ सोशल साइंस रिलेटेड टू अदर सोशल साइंस, यहाँ पे पूछा गया है। फिर इन द ग्लोबल चेंजिंग, ये जो ग्लोबलाइजेशन के लिए है। फिर ये अदर सोशल साइंसेस से यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे अप्रोच साइकोलॉजिकल अप्रोच से पूछा गया, और यहाँ पे इन्होंने बस उसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी से इस बार पूछ लिया है, ठीक है। हर बार ये अलग अलग से पूछते हैं, जैसे यहाँ पे भी वही है। तो यह हर बार वो क्या है, अदर सोशल साइंसेज से पूछते हैं, इस बार उन्होंने बस एक स्पेसिफिक से पूछ लिया, एंथ्रोपोलॉजी। हर बार आपको अलग अलग से कंपैरिजन करना पड़ता था कि इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करता है, साइंस से कैसे रिलेट करता है, एंथ्रोपोलॉजी से, साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है, राइट। तो अदर जो डिफरेंट है उनसे रिलेट करना पड़ता है, इस बार उन्होंने एक स्पेसिफिक पूछ लिया। और नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी में ये आपका इसी में आ जाता है, स्कोप ऑफ द जो सब्जेक्ट है उसी से में आपका ये आ जाएगा, नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये देखो, एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट हो गया पीवाईक्यू से, जो आप करते अगर ये तो पीवाईक्यू से करना हुआ डायरेक्ट आसान था। दूसरा, एनालाइज द चेंजिंग नेचर ऑफ कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप, तो कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप के बारे में पूछा गया। ये वैसे कास्ट जो टॉपिक है पेपर 2 में है, लेकिन इस बार इन्होंने ये पेपर 1 में डाल दिया है। वैसे इन्होंने काफ़ी बार पहले भी पूछा। अब जैसे इसमें आप लोग चैप्टर 5 जो है स्ट्रैटिफिकेशन में, स्ट्रैटिफिकेशन में ही आ जाता है, जैसे आपके ये डायमेंशंस है ना, सोशल स्टडी, क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, इसी में एक टॉपिक है आपका कास्ट, ठीक है। अब इसी में देखो आपका एथनिसिटी, जेंडर, ये इन्होंने रेस के बारे में पहले पूछा हुआ है। और प्रेजेंट सोशल व्यू ऑन द न्यू मिडिल क्लास, ये पूछा हुआ है। और एथनिसिटी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट जेंडर एंड जेंडर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या हुआ है, हर बार ये कभी जेंडर से पूछ लेते हैं, कभी ग्रुप, स्टेटस, क्लास, इस बार उन्होंने कास्ट को उठा लिया है। तो पेपर 2 से हर बार एक जो टॉपिक उठा करके ऊपर करते हैं, वही चीज़ इन्होंने इसमें भी कर दिया है। तो ये देख लो, डायमेंशंस अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किए होते, वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता। फिर मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हैज़ अंडरगॉन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल टू कमर्शियल इन इट्स आउटलुक, एक्सप्लेन द फैक्टर्स बिहाइंड इट। तो मैरिज को लेकर के, ये मैरिज भी देखो आपका डायरेक्ट ही आपके पेपर में, ये देखो फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज। तो मैरिज का देखो
इसमें आप देख लेते हैं मैरिज से प्री का रिलेट कर रहा है। फैमिली है, डिस्कस द फैमिली हाउस होल्ड एज सोशल कॉन्सेप्ट, ये भी फैमिली हाउस होल्ड है। क्रॉस ये जैसे डिस्कस द कॉन्सिक्वेशन ऑफ अक्रॉस रीजन मैरिज का इन्होंने पूछा हुआ है। चेंजिंग नेचर ऑफ किनशिप इन्होंने पूछा है। इस बार इन्होंने ये पूछ लिया है कि क्या नाम है, जो मैरिज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए पूछा है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ें हैं, सब चीज़ सेम है, बस ये कि पहले इन्होंने फैमिली से पूछा था, इस बार उस चीज़ को इन्होंने मैरिज का पूछ लिया है कि मैरिज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिचुअल से कमर्शियल आउटलुक में, उसके लिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। ओके, तो अगर आपने PIQ किए होते इन सारी चीज़ों को डायरेक्टली आपका वहाँ से हो जाता। फिर डेमोक्रेसी नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो कमेंट, तो इसमें क्या है कि आपको एक डेमोक्रेसी में वाइब्रेंट नीड्स ऑफ सोशियो सिविल सोसाइटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन भी आपका डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से आया हुआ है डायरेक्टली, कि अगर आपने ये पढ़ा होता ये रहा ना, नेशन स्टेट सिटीजनशिप डेमोक्रेसी सिविल सोसाइटी आइडियोलॉजी, ये तीनों देखो कोई आपके डायरेक्ट टॉपिक पे ही है। सिटीजन डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी, ये तीनों चीज़ वहीं से आई हुई है डायरेक्ट। सिटीजन डेमोक्रेसी, अगर ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होती तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे। और जैसे लिखा है चेंजिंग इंटरफेस बिटवीन द सिविल स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन पोस्ट इंडिया। फिर व्हाट इज अ सिविल सोसाइटी, प्रेजेंट ऑन सिविल सोसाइटी, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। एक्सप्लेन डेमोक्रेसी एज अ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, व्हाट आर द फैक्टर प्रिवेंटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ये हो गया। फिर ये तो चलो आइडियोलॉजी। फिर ये हाईलाइट द रोल एंड फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये क्वेश्चन देखो हाईलाइट, ये 2021 का क्वेश्चन, हाईलाइट द रोल एंड फंक्शन ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये क्वेश्चन देखो, डेमोक्रेटिक नीड्स अ वाइब्रेंट कल्चर ऑफ सिविल सोसाइटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन फाउंडेशन ऑफ सिटीजनशिप। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो डायरेक्टली आपका हो जाता PYQ से अगर आपने किए होते। फिर व्हाट आर द बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस ऑफ फैमिली एज प्रपोज्ड बाय टालकट पार्सन एक्सप्लेन। तो टालकट पार्सन की इन्होंने फैमिली के फंक्शंस पूछे हुए हैं। अब फैमिली का फिर से आप आ जाओ फैमिली पे, देखो फैमिली है ना, तो फैमिली पे देखो और इन्होंने पहले पूछा हुआ है, ये देखो ये तो फैमिली के कॉन्सेप्ट पूछा है, फैमिली हाउस होल्ड का एज ए सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में, तो उसमें ही आपका आ जाता है कि जो थ्योरीज है डिफरेंट। फिर यहाँ डिस्टिंक्ट फैमिली एंड हाउस होल्ड में कॉन्सेप्ट हो गया। फिर अक्रॉस रीजन मैरिज है, तो चलो, और डिस्कस वेरियस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द फैमिली, ये देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, वेरियस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपको बाकी सारे भी बताने थे, इस पर उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया है बेसिक एंड रिड्यूसिबल फंक्शन ऑफ फैमिली एज प्रपोज बाय द टालकट पार्सन एक्सप्लेन। ठीक है, तो टालकट पार्सन का AGIL फंक्शन जो है, ठीक है, उसी में उनको बताना है कि जो बेसिक और रिड्यूसिबल फंक्शन जो है फैमिली के वो क्या क्या हैं, टालकट पार्सन जो बताएं उन चीज़ों आपको बताना है। तो ये भी देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इसको किया होता वेरियस थ्योरेटिकल स्टैंड, तो उसमें टालकट पार्सन का भी आता वहाँ से। तो देख लो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इन्होंने पहले पूरे ब्रॉड सेंस से पूछे थे, इस बार उन्होंने उसको स्पेसिफिक कर दिया है। फिर सोशियोलॉजी एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटमेंट एंड रेनेसां क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ सबसे पहले, ये सबसे पहले वाले टॉपिक से आया हुआ है, देखो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन आप देखो, हाउ हैड इनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और यहाँ पे सोशियोलॉजी प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटमेंट, देख लो सेम चीज़ ही क्वेश्चन है। फिर ये देखो एक्सप्लेन सोशियोलॉजी एज इमर्ज डिस्टिंक्ट एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द रेशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। फिर ये देखो डिस्कस द हिस्टोरिकल एंसेडेंट टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। फिर इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या थे इमर्जेंस के लिए, यही इनलाइटमेंट रेनेसां वही चीज़ पूछा गया है। फिर व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इनलाइटमेंट डू यू पेव्ड वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इलैबोरेट। देख लो 20 नंबर का क्वेश्चन, ये डायरेक्टली ही अगर आपने इस क्वेश्चन आपने लिखे होते, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली अटेम्प्ट था, सेम ही क्वेश्चन है पूरा। फिर डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी इज ओवर हाइप्ड इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड्स। ठीक है, मेरिट डीमेरिट बताने, नॉन पॉजिटिव मेथड, पॉजिटिव मेथड्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्टिव को प्रेफर करते हैं, नॉन पॉजिटिव वो होते हैं जो सब्जेक्टिविटी को थोड़ा प्रेफर करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को उतना महत्व नहीं देते ना, इसीलिए ये पूछा गया डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी ओवर हाइप्ड आइडिया इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो आपका चैप्टर 3 आ जाएगा, जैसे ना नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, ये यहाँ पे आपको बताना है कि उसकी जो देखो, अब जैसे यहाँ नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसे ये उसकी एक मेरिट है तो उसको इन्होंने दिया हुआ है, तो ये मेरिट डीमेरिट आपको बतानी, ये चीज़ आपने अटेम्प्ट की होती थी, यहाँ से आप कर लेते। फिर इस नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी साइंटिफिक, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता। फिर फिनोमेनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, चलो ठीक है। बाकी इसमें आ जाओ कि ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी ये आपका इसमें आ जाता है, फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी।
इसमें देख लो, हाउ इज़ ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू न्यूट्रलिटी, इसको लेकर के देखो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के आया है। वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, वही ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के बात की जा रही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो चलो फैक्ट एंड वैल्यू है। फिर हाउ डज अ रिसर्चर अचीव ऑब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रेटिव रिसर्च, ये है। तो ये अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किए होते ना, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली अटेम्प्ट हो जाता। ये नॉन पॉजिटिव मेथड्स पहले भी पूछे गए हैं, मेरिट डिमेरिट अगर आपने वो अटेम्प्ट किए होते ये आप डायरेक्टली लिख लेते क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का भी ठीक था। सोशल मोबिलिटी, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, क्रिटिकली एग्जामिन द क्लासिफिकेशन क्लोज एंड ओपन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपका चैप्टर 5, ठीक है। अभी क्या है, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी के बारे में देखो, सोशल मोबिलिटी ओपन एंड क्लोज सिस्टम, डायरेक्टली सीधे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, नो सोसाइटी कैन आइदर बी एब्सोल्युटली ओपन और एब्सोल्युटली क्लोज कमेंट, वही क्या है क्लासिफिकेशन यहाँ पूछा है, वो क्वेश्चन किया होता आपने तो वहाँ से डायरेक्टली कर लेते आप। फिर एजुकेशन मेजर सोर्स ऑफ सोशो मोबिलिटी, फिर वर्टिकल मोबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। चलो स्कूलिंग सोशल मोबिलिटी, ये देखो सोशल मोबिलिटी पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। फिर क्रिटिकली एक्सेस सोशल मोबिलिटी इन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, और यहाँ पे लिखा क्रिटिकली एग्जाम क्लासिफिकेशन क्लोज एंड ओपन मॉडल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। 2020 का एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही वहाँ से आया हुआ है। फिर ये देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी, 2021 का क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी, देख रहे हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट सोशल मोबिलिटी, डिस्क्राइब हाउ एजुकेशन सोशल मोबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होता, PYQs करे होते, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लिख लेते। फिर अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू व्यू एंड एसेस इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल एथनोग्राफी एंड व्यूज़ ऑफ विजुअल कल्चर इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो ये क्वेश्चन थोड़ा है कि आपका डिजिटल एथनोग्राफी को लेकर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लो कि आपका थोड़ा मे भी नहीं, अगर आपको एथनोग्राफी पता है तो उसके लिए फिर आपको डिजिटल एथनोग्राफी होता है, फिर उसको यूज़ ऑफ विजुअल कल्चर इन सोशियोलॉजिकल, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि जो पता है करंट ट्रेंड के हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें अगर आपको थोड़ी डीप नॉलेज है तो आप कर लेते, नहीं तो थोड़ा सा इशू होता। तो ये क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि चलो थोड़ी इसमें चाहिए थी, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द मेन आइडिया ऑफ मैक्स वेबर, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एट अ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन है चैप्टर 4 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। ये देखो चैप्टर 4 में टॉपिक है तुम्हारा मैक्स वेबर ये रहा और कार्ल मार्क्स ये रहा, ठीक है। और ये देखो इन्होंने इस क्वेश्चन पूछा है ना, प्रोटेस्टेंट इथिक्स का क्वेश्चन। अब ये देखो ये क्वेश्चन इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है कि देखो जैसे रोल ऑफ कैल्विनिस्ट एथिक इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पूछा हुआ है इन्होंने। उसके बाद ये रहा आइडियल टाइप्स ऑफ मैप, ये तो आइडियल टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आए हुए, जैसे रिलीजन में भी आप देखोगे, रिलीजन वाले कॉन्सेप्ट में भी इन्होंने पूछा हुआ है। ये सिलेबस में ही डायरेक्ट दिया हुआ है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ है, और मार्क्स ने कैसे बताया हुआ है उसको, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। जैसे आप इसमें रिलीजन वाले टॉपिक में आ जाओ, थ्योरीज ऑफ रिलीजन, जैसे इन्होंने डरकाइम्स का पहले पूछा है, डरकाइम थ्योरी ऑफ रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ रिलीजन। मैक्स वेबर की थ्योरी रिलीजन यही है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड के स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसको इन्होंने पहले डरकाइम से पूछा हुआ था। फिर और यहाँ पे इन्होंने डरकाइम का पूछा हुआ है। फिर ये इन्होंने देखो क्रिटिकली कंपेयर द व्यूज़ ऑफ E.B. टेलर एंड मैक्स मुलर ऑन रिलीजन, इन्होंने पहले पूछा हुआ है। डरकाइम का भी पूछा है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछो, तो वही चीज़ें हैं, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट को मिला करके पूछ लिया है। एक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, जैसे यहाँ ऊपर आओगे तो इसमें आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो, तो कार्ल मार्क्स में भी आपने जैसे पढ़ोगे तो कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी ऑफ रिलीजन है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ओपियम ऑफ मासेस करके, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर के आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फेटिज्म ऑफ कमोडिटीज़ जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है। और इसका एक और क्वेश्चन था, वो कहीं मुझे मिल नहीं रहा है, वो राइट, वो डायरेक्टली इससे रिलेट करता अगर आपने वो पढ़ा होता, ठीक है। तो इन्होंने जैसे डरकाइम का कभी पूछ लिया, कभी मैक्स वेबर का पूछ लिया, तो वो सेम ही चीज़ है। मेन आइडिया आपको सिर्फ मैक्स वेबर का बताना ही, और क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म की। तो अगर आपने PYQ करे हो तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली अटेम्प्टेबल था। फिर एक्सप्लेन द क्रिटिक साइलेंट फीचर ऑफ एलिनेशन एज प्रोपोनेटेड बाय कार्ल मार्क्स, देखो ये क्वेश्चन तभी डायरेक्टली आपको बताया एलिनेशन का। ये रहा ना, देखो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन मैक्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन डरकाइम थ्योरी ऑफ एनोमी, इन्होंने पहले उसमें पूछा था डिफरेंसेस में, अभी इन्होंने इसमें डाला हुआ है, डायरेक्ट पूछ लिया है। फिर और ये देखो
ये क्वेश्चन 2018 का, हाउ अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउ आर ह्यूमन बींग्स एलिनेटेड फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड व्हाट डज द सजेस्ट टू चेंज दिस, ठीक है, ये पूछा हुआ है। ये देखो फिर 2020 में क्रिटिकली एसेस द मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, फिर क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्ट इन्वॉल्व द ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन का काल मार्क्स, ये तो चलो वो है अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो देख लो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली अटेम्प्टेबल था। तो अब तक बस हमें एक क्वेश्चन ये वाला मिला है जो कि नॉट अटेम्प्टेबल था, बाकी सारे क्वेश्चन मोस्टली पीवाईक्यू से अटेम्प्टेबल है। फिर देखो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मिक्स्ड मेथड, मिक्स्ड मेथड कौन से होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बतानी है और लिमिटेशन बतानी है। तो अब देखो ये आपका तीसरे चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ, जो आपके टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, ठीक है। टेक्निक्स में जो मिक्स मेथड होते हैं आपके, और मिक्स मेथड में जैसे आपके नॉन पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव जो दोनों मेथड हैं उनको आप मिला करके कैसे हेल्प हो सकती है आपकी, ठीक है, रिसर्च में, उसके लिए आप कर सकते हो। ओके, मिक्स मेथड में उसमें फिर आप उससे एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या नाम है डेटा कलेक्शंस होते हैं, वो तो उसको आप कैसे कर सकते। पॉजिटिव मेथड जो है, नॉन पॉजिटिव जो मेथडोलॉजी, उन दोनों क्वांटिटी और क्वालिटेटिव मेथड्स को दोनों को मिला करके कैसे अपनी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें रिसर्च में कितनी ऑब्जेक्टिव आएगी, नेगेटिविटी आएगी, वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। तो वो चीज़ें भी आपकी पहले भी पूछी गई हुई हैं, उसी को इन्होंने पहले पूछ लिया है। इसमें जैसे आपको इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इन्होंने पहले अलग अलग करके पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द रियलिटी, मिक्स मेथड ना, हाउ टू रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी, इंटरप्रेटिव और फिनोमेनोलॉजिकल, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट विच रिसर्चर टेक्निक्स वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स सोशल कोरिलेट्स। तो ये क्वेश्चन अगर आप अटेंड करोगे, इसमें आपको दोनों बताना पड़ता है कि क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लिखा है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं डायरेक्टली उस एग्जांपल को दे करके कि मिक्स मेथड कैसे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मिक्स मेथड। तो इसमें भी आपको मिक्स मेथड में ही बताना था कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम कैसे क्वालिटेटिव अप्रोच और नॉन क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों तरीके से कैसे हम देख सकते हैं, कैसे दोनों में दोनों तरीके के जो डेटा कलेक्शन के तरीके हैं वो दोनों यूज़ हो सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले बायोग्राफी का पूछा हुआ था, इन वॉट ऑफ बायोग्राफीज कुड बी यूज सोशल लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने जैसे अलग अलग जैसे पूछे हुए, कभी डिस्टिंग्विशमेंट क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो डिफरेंट जो क्वालिटेटिव है एक बार इन्होंने ये पूछा है, कभी क्वांटिटेटिव पूछा हुआ है, ठीक है। तो उन अब इन्होंने क्या किया, उन दोनों को ही कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया है। तो वही चीज़ें अगर आपने पीवाईक्यू करे होते तो सेम चीज़ को ही आप डायरेक्टली उसमें कर सकते थे स्टैब्लिश। तो ये क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा कि हो सकता था। फिर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिग इकोनॉमी एंड डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑन द लेबर मार्केट, वर्कर्स एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। तो अब देखो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये डायरेक्टली पेपर में मेंशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन इन्होंने पहले किस में पूछा था, आई थिंक ये जीएस में आया हुआ था। अब जैसे ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही गिग इकोनॉमी का पार्ट आता है। गिग इकोनॉमी आई थिंक इन्होंने पहले भी उसमें पेपर 2 में पूछा हुआ था, जैसे वर्क फ्रॉम होम इन्होंने पहले पूछा हुआ है, उसके बाद माइग्रेंट वर्कर्स का पूछा हुआ है लॉकडाउन के लिए 2021 में क्वेश्चन था। फिर जेंडर इक्वालिटी तो चलो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है। न्यू लेबर लॉज पूछे हुए हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क जो है, इनफॉर्मल रिजर्व लेबर और इनफॉर्मल लेबर, एक तरीके से वही रिजर्व लेबर आर्मी जो इनफॉर्मल लेबर है उसी को क्या नाम है, ये गिग इकोनॉमी से रिलेट करके आप पूछ सकते हो। उनका इम्पैक्ट क्या है लेबर मार्केट और वर्कर सोशल सिक्योरिटी नेट पे। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको थोड़ी आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते ना, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, ठीक है, या फिर लेबर कमिटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो उसी इन्हीं सारे क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बी वाला भी आपका डायरेक्टली इससे अटेम्प्ट हो सकता था अगर आपने पीवाईक्यू की हो जाते। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर हैड वीकेंड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन रिसेंट टाइम्स। ये क्वेश्चन भी देखो सेम ही उसी तरीके से गिग इकोनॉमी का, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, वीक होता जा रहा है टर्सरी सेक्टर की, और गिग इकोनॉमी क्या है, टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो उसकी वजह से लेबर इकोनॉमी, तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से आप कर सकते थे। फिर क्रिटिकली असेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वर्क और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ये टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो टेक्नोलॉजी का रोल है, ये भी आप मतलब लेबर एंड सोसाइटीज़ का इसमें देखो होगा, डायरेक्ट दिखा देता हूँ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में।
एक तरीके से इसमें आप, हाँ तो इसमें भी यही है कि इसमें भी आपको डायरेक्ट जैसे यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम का पूछा वजह से ये वर्क फ्रॉम होम है, हाउ इज द आइडिया ऑफ वर्क फ्रॉम होम फोर्स टू रीडिफाइन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो इन्होंने जैसे वर्क फ्रॉम होम क्या है, ये भी तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, तो उसी चीज़ को पूछा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इम्पैक्ट क्या है, ऑटोमेशन ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, जो ऑटोमेशन होता जा रहा है उस चीज़ को लेकर के इन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर आपने फॉर्मल एंड फॉर्मलाइजेशन को पढ़ा है तो एजेंट हैं जैसे फॉर्मलाइजेशन के, तो उसमें जो चीज़ें उसको इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या है कि मोस्टली वर्क जो है अब थोड़ा इनफॉर्मल होता जा रहा है, या फिर उन चीज़ों को लेकर जो वर्क एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी और एडवांस होती है, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा इसमें बताना था। बाकी इसमें थोड़ा सा आप जैसे लास्ट वाला जो चैप्टर है थ्योरीज ऑफ सोशल एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज जैसे टेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजिकल एसेसमेंट का पहले पूछा हुआ है, जैसे वुमेन का पूछा हुआ है, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी चेंज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, फिर रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग सोशल चेंज, फिर ये और ह्यूमैनिटी का पूछा है, द मर्सी ऑफ द नेचर ऑफ सोशल साइंस, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टू फेस चैलेंजेस ट्रिगर्ड बाय कोविड पैंडेमिक, फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ अगर ये चीज़ भी आपने पढ़ी होती तो इस सोशल साइंस तो वहाँ से भी आप डिफरेंट इम्पैक्ट इसके लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका डूएबल था। ये देखो मैंने आपको पार्ट ए डिस्कस किया और सेम ऐसे ही अब पार्ट बी देखोगे ना, पार्ट बी के भी वेरियस जो हैं वो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। चलो मैं इसका पार्ट आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन 5 में डिस्कस कर लेता हूँ। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। सोशल फैक्ट डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट है, ये देखो इमाल डर्कहाइम का सोशल फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, सोशल फैक्ट इन्होंने पहले भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखो व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट्स इन डर्कहाइम व्यूज, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हो उन्होंने वहाँ से पूछा हो। बाकी सोशल हाउ इज रेट ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग, हाउ इज रेट ऑफ सुसाइड एज सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, डिस्टिंग द सोशोलॉजिकल मेथड अडॉप्टेड बाय इमाल डर्कहाइम इन स्टडी ऑफ सुसाइड। तो एक सोशल फैक्ट भी एक सोशोलॉजिकल मेथड है जो कि डर्कहाइम ने इसको यूज़ किया था सुसाइड में। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से आपका सिमिलर है, उसने बहुत सारी सोशोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल किए थे, उसमें एक सोशल फैक्ट भी था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसका एक सब पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ये क्वेश्चन आपका लिए बहुत डुएबल था। एक्सप्लेन डर्कहाइम्स बेसिक आर्गुमेंट ऑन द सुसाइड, ये क्वेश्चन भी वहीं से आपका डायरेक्टली आ जाता। फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम, ये तो बता दिया मैंने। और कौन सा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो यही है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर वो 2-3 क्वेश्चन की होती, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। जीएस मीट का क्या डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू द जनरलाइज्ड अदर, ये क्वेश्चन भी आसान है, डायरेक्टली आपके टॉपिक का है। सेल्फ एंड आइडेंटिटी मीट का देखो ये पार्ट था, सॉरी राइट। तो ये देखो अब ये मीट का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो तो ये देखो क्या पूछा इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू द जनरलाइज्ड अदर ना। तो इन्होंने देखो यहाँ पे पूछा सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न, मीट का ये क्वेश्चन था। डू यू थिंक आई एंड मी, चलो ये आई एंड मी वी प्ले की रोल इन द सोशलाइजेशन। ये फिर अकॉर्डिंग द मीट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंड ऑन द व्हेन इंडिविजुअल बिकम सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने सेल्फ का यहाँ पे पूछा, कभी इस बार सेल्फ कॉन्शियसनेस का पूछा था एक तरीके से मी से, इन्होंने इस बार उसको जनरलाइज्ड अदर के लिए पूछ लिया है। तो सेम चीज़ ही पूछी जा रही है, सेम चीज़ को ही घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। बस वही है कि उनका पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है, आंसर सबके सेम है, उसी तरीके से लिखने का तरीका सेम है, ठीक है। तो अगर आपने पीवाईक्यू करे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली डिस्क्राइब द डिफरिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। बेसिक क्वेश्चन वर्क एंड सोसाइटी ना, ये आपका चैप्टर 6 है आई थिंक क्या। फिर देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये कि डिफिनेशन ऑफ वर्क इन सोशल सोसाइटी, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, डिफरेंस लिमिटिंग ऑफ द वर्क इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ओवर द ईयर, चेंजिंग ट्रेंड क्या क्या है। फिर डिस्कस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क बिटवीन फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। देख रहे हो सेम क्वेश्चन ही आया, डिस्कस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ सेम क्वेश्चन ही उठा के 2015 का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। फिर हाउ इज़ पावर फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी, डिस्कस द वेरी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी डिस्कस बाय द मैक्स वेबर। अथॉरिटी और पावर के बीच का ये क्वेश्चन आया हुआ है। सोशलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर, ये देखो इसका मैक्स वेबर का पूछा है ना, अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर क्लास स्टेटस टू डिफरेंट डायमेंशन ऑफ पावर इन्होंने बोला है। फिर ये देखो यहाँ पे पावर सम गेम की बात की गई है, वेबर का पर्सपेक्टिव पूछा गया है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लीड, ये तो है एग्जाम विल फरेडो की थ्योरी है।
ठीक है। तो ये देखो इन्होंने पहले भी पूछा, और अथॉरिटी का ये देखो ये इस वाले पार्ट में भी आपको पूछा है, या इसमें कहाँ गया, आइडिया लिग्नेट ऑब्जेक्टिव रिसर्च, तो इसमें आपको डायरेक्टली या तो सिलेबस का भी पार्ट है आपका अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको, तो यहाँ से भी आपका डी वाला भी हो जाएगा। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सोशल चेंज, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड टीचिंग। ये आपका लास्ट वाले पार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, कि क्या नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सोशल चेंज में क्या रोल है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रेकिंग अबाउट सोशल चेंज। 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो आपके उसमें आया हुआ। और ऑनलाइन एजुकेशन सोशल चेंज, ये देखो एक आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर टाइम द मेजर फंक्शन एजुकेशन ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये देखो एजुकेशन हेल्प्स इन परपेचुएटिंग सोशल चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, एजुकेशन है ऑब्जर्व एजेंसी ऑफ सोशल चेंज। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन 2014 का, वहीं से डायरेक्टली उठा लो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो डायरेक्टली आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ही आपके मोस्टली PYQ से हैं, जो आपके सॉल्व हो सकते हैं, एक दो करंट ट्रेंड वालों को छोड़ के। सो इतना सब कुछ डिस्कस करने का मतलब क्या था, राइट, कि जो PYQs है ना वो सबसे आपके बेसिक है, कि अगर आप PYQ कर लोगे तो 70 to 80% जो पेपर है ना आपका वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ जो करंट के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, और वो भी आपको ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन 1 जो है जिसके 5 पार्ट होते हैं, और क्वेश्चन 5 जिसके 5 पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं। उसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन और करने होते हैं, उसमें से 2 आप कोई भी पार्ट सेक्शन ए में से चूज़ कर सकते हो, और एक आपका कोई भी जो बचेगा वो कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होती है कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप PYQ कर लो तो मतलब ये तो आपके एक तरीके से अगर आप थोड़ी ही भी मेहनत कर लोगे ना सोशो में, राइट, तो आपके तो मतलब 200 मतलब 80-300 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके। क्योंकि लिमिटेड चीज़ें पढ़ के जाओ, कि जो सेक्शन आपको पढ़ना है, जो करना है उसमें मेहनत कर लो, और उस चीज़ को आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले सोशो के लिए क्या करना है, आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक के लिए क्या करना है कि आप चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ें छोड़ के पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जो टॉपिक है उसको समझो, ठीक है। टॉपिक समझने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे स्लीपी क्लासेस की नोट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं खुद आपको पढ़ा देता पूरा जो सोशो है, क्योंकि सोशो काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। मैंने खुद से पढ़ा है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में हेल्प ली थी स्लीपी से, कि जो उसकी फ्री नोट्स थे, फ्री लेक्चर है ना, वो ऐसा कोई परचेज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना परचेज़ करने की ज़रूरत है। मैं ये बोलूँगा कि ऐसे कोई नहीं, और स्लीपी नहीं, बहुत सारे लोग हैं अब तो जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। मुझे टाइम मिलेगा, मैं खुद सोचता हूँ कि मैं खुद पढ़ा दूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सोशो पढ़ा पाऊँ, नहीं तो मैं सोशो तो इतना प्यारा और छोटा सब्जेक्ट है कि मैं खुद से पढ़ा दूँ, ठीक है। तो बाकी सोशो से पढ़ लो कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, पूरे सिलेबस में जितने टॉपिक है ना उनका बेसिक वो एक बार आपको समझ में आ जाए। फिर आप बुक ले लो। बुक किसकी, जैसे मैंने तो नितिन सांगवान की ली थी, तो नितिन सांगवान की जो एक बुक है सोशो की, एसेंशियल सोशियोलॉजी, ठीक है, एसेंशियल सोशियोलॉजी, तो एक बुक में उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर किए, जिसमें एसेंशियल चीज़ें सारी चीज़ें उसमें आपकी कवर हो जाएंगी, वो वहाँ से आप कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो ना, तो आपके जो बेसिक है पूरा सोशो का वो स्ट्रांग हो जाएगा। अभी आप कुछ मत करना, अभी आप नोट्स वोट्स मत बनाना इन चीज़ों को लेकर, बस आप पढ़ो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ कि टॉपिक में क्या है, क्या चीज़ें हैं, सोशो में क्या है, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट जो 10 पार्ट हैं पहले यूनिट के, उन 10 पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सोशो के जो डिफरेंट हमारे सोशल स्ट्रक्चर है, रिलीजन हो गया, वर्क हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, तो इन चीज़ें सोशियोलॉजी कैसे रिलेट करती है, एक बार ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ना, फिर सोचो मतलब बहुत ईजी लगेगी। तो ये बेसिक्स आपके एक बार कवर हो जाएंगे, तो ये आपका कवर हो गया। फिर दूसरा पार्ट आ जाओ PYQ। देखो जैसे मैंने आपको बताया PYQ सारे सॉल्व कर दो। PYQ कैसे सॉल्व होंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो PYQ अप्रोच करने के लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल रखी है, ठीक है, कि जहाँ पे मैंने PYQ के जो UPSC में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस में, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए। मैंने उसके आई थिंक 3 वीडियोस डाली थी, मैं और डालने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो कंटिन्यूसली हो नहीं पाई वो वीडियोस। तो 3 वीडियोस है, लेकिन वो सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि PYQ को अप्रोच कैसे करनी होती है। PYQ को वैसे अप्रोच कर लो। टॉपर्स की नोट्स उठा लो, उनके आंसर्स देखो कि उन्होंने कैसे लिखे हैं, तो उसके लिए वहाँ से आप कर लो, वो चीज़ें मिल जाएंगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करो ChatGPT का, ठीक है। ChatGPT का क्या हुआ, ChatGPT से आप आंसर निकालो ये PYQ के आपके आंसर वहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो मैंने भी नोट्स बना रखी हैं अपनी, जो PYQ नोट्स हैं,
ठीक है, वो ग्रुप पे अवेलेबल है, पेड नोट्स है ये पहले बता रहा हूँ। तो उसको आप, अगर आपको लगता है हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप सब्सक्राइब करके आप वो ले सकते हो, कि जहाँ पे मैंने पूरे PYQ के सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें, और वो एज अ नोट मेकिंग के भी काम आ जाएंगे आपके, क्योंकि नोट्स और मॉडल आंसर दोनों चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हो। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हो कि ChatGPT से खुद से आंसर बना लो, खुद से आंसर निकाल लो, तो आपके पास आंसर हो जाएंगे PYQ से। फिर उस PYQ के अकॉर्डिंगली आप टॉपिक वाइज सारे नोट्स बना लो, कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके डिफरेंट नोट्स, और उसमें जो टॉपर के नोट्स है, टॉपर ने जो आंसर लिखे हैं उसके सब्स्टिट्यूट कर लो। एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक में जो कुछ टॉपिक दिए हैं वो उस टॉपिक में इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो एक टॉपिक की सारी पूरी पर्टिकुलर नोट्स बन जाएगी, तो वहाँ से आपकी पूरी नोट मेकिंग हो जाएगी। ये जो पार्ट है आपका वो हो जाएगा, तो आपकी नोट मेकिंग हो गई, PYQ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे साथ साथ करते हुए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बेसिक आपको कवर करना पड़ेगा। बेसिक क्या है, कुछ टाइम नोट में बनाना, समझना उसको पूरा बस। ठीक है, यही दोनों पार्ट आपको करना है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार का आपका टाइम लगेगा 3 महीना लग जाएगा आराम से दोनों पेपर करने के लिए, अगर डेली करते हो कंसिस्टेंटी के साथ। ठीक है, क्योंकि 3 महीना में होता है, क्योंकि दिन टाइम नहीं निकलता भाई, बहुत टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है मतलब, तो आपको पता नहीं लगेगा कब टाइम निकल जाएगा। 3 महीना आराम से आपको लग जाएगा पेपर 1 पेपर 2 करने के लिए। पेपर 1 में 10 चैप्टर्स हैं, पेपर 2 में 15 चैप्टर हैं, टोटल 25 चैप्टर हैं, उसके सब यूनिट्स भी हैं, पार्ट भी हैं। तो 25 करने में आराम से आपको, अगर एक 25 यूनिट है टोटल, ठीक है, एक यूनिट में मान लो आपको कंप्लीट करने, उसको पढ़ने में, समझने में, नोट्स बनाने में, अगर मैं मानता हूँ कि एक यूनिट में आपको 7 दिन लग रहे हैं, तो भी देख लो 25 गुणे 7 कर लो, कितने हो जाएंगे, लगभग ये हो जाएंगे आपके 175 ना, 175 दिन, मतलब कितने, ये तो 6 महीने हो गया। देख रहे हो, अगर मैं सिर्फ 7 दिन सोच रहा हूँ कि, अगर वैसे तो कम करना, 6 महीने तो नहीं लगाने हैं, 3 महीने लगाएंगे लगेंगे आपके, तो कितना, 3 दिन में करना है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक भी समझना है, सारी चीज़ें करना है ना। तो 7 दिन, देख लो 6 महीने का टाइम लग जाएगा डेली करोगे तो भी। तो ऐसे ही अपनी देख लो कि भाई कितने दिन में कवर कर सकते हो, कितने दिन समझ सकते हो, नोट वोट बना करके। ठीक है, तो इस हिसाब से आप करो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये नोट्स भी बन जाएंगी, PYQ भी समझ में आ जाएंगे, वो चीज़ें। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप टेलीग्राम से ले सकते हो। मैंने जो 3 वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे PYQ को अप्रोच करना है, ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से देख लेना। ChatGPT कैसे यूज़ करना है PYQ के लिए, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ क्या बाकी है, हाँ, और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो, उसका लिंक है घर से UPSC। ठीक है, तो ये घर से UPSC सेम जो चैनल का नाम है वही है, विदाउट स्पेस, ये आप टाइप कर देना, लिंक आ जाएगा। बाकी लिंक मैं आपको उस पर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है इस साल, अगर आप 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो, अभी भी टाइम है, 1-2 महीना दे दो आराम से। पेपर 1 नहीं तो पेपर 1, अगर आप पेपर 2 नहीं कर पा रहे हो तो पेपर 1 एटलीस्ट सोचो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि पेपर 2 कंप्लीट हो जाए। GS तो चलो आपने अगर कर ही लिया हो तो ये, अगर ये चीज़ें आप कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा करने के लिए। पेपर 2 क्योंकि थोड़ा आसान है, पेपर 1 की नॉलेज है, पेपर 2 में क्या है, बस उसी चीज़ को आपको इंडियन पार्ट में करना है, मतलब इंडियन वर्जन में, कि इंडियन जो थिंकर्स हैं, इंडियन चीज़ें जो वर्ल्ड के लेवल की चीज़ें हैं वो इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे हैं, तो उसी, और इंडियन की, जैसे आपने जो कास्ट पढ़ा, अभी जैसे पेपर में दिखाया, तो कास्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, वो इंडियन लेवल पे। तो इंडियन लेवल पे कास्ट की जो स्टडीज़ हुई हैं, इंडियन के जो थिंकर्स हैं, उन चीज़ों के। अब जैसे वर्क एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क है, तो इनफॉर्मलाइजेशन वो जो वर्क है, आप पहले आप वर्ल्ड के लेवल पे पढ़ते हो, दूसरे में क्या है उसको आप इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे, कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, इंडियन थिंकर्स क्या बोलते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की क्या क्या राय है, इंडिया का क्या, वो चीज़ें के लेवल पे होगा। ठीक है, सेम ही चीज़ें होती हैं। बाकी कोई चीज़ होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो वहाँ दे दूँगा। बाकी ये जो PYQ की जो PDF थी जो मैंने यूज़ की है, इस पूरे शीट की जो PYQ शीट थे, मेरी एक्सेल शीट, ठीक है, वो भी मैंने ग्रुप पे भेजी हुई है। ग्रुप पे आप जो उसका फाइल सेक्शन है उसमें जाना, उसमें सोशियोलॉजी के नाम से है, ठीक है, तो उसमें सोशियोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की शीट मिल जाएगी, जिसमें सारे 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हो। ओके, बाय।